फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी, भाग 12। तन्वी और विजय बस स्टैंड पर पहुंच गए थे। तन्वी के गांव को जाने वाली बस सुबह 9 बजे चलती थी। दोनों ने बस का टिकट लिया और बस में बैठ गए। निश्चित समय पर बस अपनी मंजिल की ओर चल दी। विजय को तन्वी के अतीत के बारे में तो सब कुछ पता था। रास्ते में तन्वी ने अपने गांव के लोग, अपने घर परिवार, सबके बारे में विजय को बता दिया। साथ में ही भारती और उसके परिवार, उसकी समस्या, सबके बारे में भी विजय को अवगत करवा दिया था। दोनों ही पूरी तैयारी के साथ थे। लगभग 11 बजे बस ने उन्हें उनके गांव के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। फिर दोनों खेत के बीच बनी सड़क पर होकर अपने गांव की तरफ चल दिए। तन्वी जैसे जैसे अपने गांव की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके अतीत की यादें ताज़ा हो रही थी। उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। इन बीते दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब तन्वी को अपनी माँ की याद ना आई हो। लेकिन आज अपने गांव के इतने नज़दीक आकर वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन साथ ही मजबूर थी। तन्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसे दुखी देखकर विजय ने कहा, तन्वी, अपने आप को संभालो। इस समय तुम्हें अपने आप को संभालना है। मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द में हो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम किस लिए आई हो। ये सुनकर तन्वी ने कहा, हाँ विजय, मैं कभी भावनाओं में नहीं बहूंगी। मुझे मेरे मिशन को पूरा करना है। ये कहकर उसने अपने आंसू पोंछे। तन्वी इधर उधर अपने गाँव के खेतों को देखे जा रही थी। बीते दिनों में कितना कुछ बदलाव आ गया था। खेतों के बीच की पगडंडी ने पक्की सड़क का रूप ले लिया था। गांव के कच्चे मकानों ने पक्के मकानों का रूप ले लिया था। लेकिन हर गली तन्वी की जानी पहचानी थी। तन्वी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके अतीत की खुशनुमा पल जो उसने यहाँ गुजारे थे, उसकी आंखों के आगे आ रहे थे। तन्वी और विजय अब गांव में प्रवेश कर चुके थे। तब विजय ने गांव के एक व्यक्ति से सरपंच का नाम और पता पूछा। उस आदमी ने बताया कि इस गांव के सरपंच राधे श्याम जी हैं और वो आदमी उन दोनों को लेकर सरपंच के यहाँ चला गया। राधे श्याम एक नेक दिल और दयालु इंसान थे। तन्वी और विजय को देखकर राधे श्याम हैरानी से उनके पास आए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वहीं विजय और तन्वी ने भी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब राधे श्याम हैरानी से बोले कि माफ करना, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप लोग परदेसी हो क्या? ये सुनकर विजय बोला, हाँ, हम लोग परदेसी हैं। हम सरकार द्वारा चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ आए हैं। सरकार द्वारा हमें भेजा गया है। आज भी गांव में बहुत से लोग अनपढ़ हैं, शिक्षा से वंचित हैं। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी तक ही सीमित हैं। उन लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार द्वारा हमें भेजा गया है। इसीलिए हम इस गांव में कुछ दिन रुकेंगे। उसके बाद आसपास के गांव में जाकर सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार प्रसार करेंगे। ये कहकर तन्वी ने एक कागज निकाला और सरपंच राधे श्याम जी को दे दिया। उस कागज को अच्छी तरह देखकर राधे श्याम बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे गाँव में तुम लोगों का स्वागत है। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी ना होगी। तुम दोनों हमारे घर में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। आखिर हमारे गांव के भले के लिए ही तो आए हो। ये सुनकर तन्वी और विजय को खुशी हुई। तब सरपंच राधे श्याम जी हैरानी से बोले, लेकिन तुम दोनों? सरपंच राधे श्याम कुछ कहता उससे पहले ही विजय उसकी बात समझ गया और बोला, हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरा नाम विजय है और ये मेरी पत्नी कीर्ति है। तब तन्वी हैरानी से विजय को देखने लगी, लेकिन विजय ने आंखों से इशारा कर उसे चुप रहने के लिए कहा। फिर सरपंच राधे श्याम मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है। और उसने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि पीछे वाला कमरा अच्छे से साफ करके इन दोनों का सामान उसमें रख दो। ये कहकर सरपंच राधे श्याम ने कहा कि जब तक तुम लोगों का कमरा अच्छे तरीके से साफ होकर रहने के लिए व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक तुम लोग हाथ मुंह धोकर आ जाओ। हम लोग भी खाना खाने ही वाले थे। अब सब साथ भोजन करेंगे। ये सुनकर तन्वी और विजय ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वे लोग हाथ मुंह धोकर आ गए।
सरपंच राधे श्याम को तन्वी अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि सरपंच राधे श्याम जी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, तब जाकर ये सरपंच बने हैं। वो एक नेक दिल इंसान है। वहीं उसकी पत्नी केतकी भी एक सच्ची और अच्छी औरत है। केतकी ने भी बढ़ चढ़कर उन दोनों का स्वागत किया। सब लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाकर तन्वी और विजय अपने कमरे में आए। नौकर ने सारा कमरा अच्छे से साफ कर दिया था। कमरे में आकर तन्वी विजय को घूरते हुए बोली, विजय, तुमने सरपंच जी से ये क्यों बोला कि हम पति पत्नी हैं? ये सुनकर विजय मजाकिया लहजे में बोला, अब मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ, अब तुम्हारा क्या पता, इसीलिए मैंने जो सच है वही बोल दिया। ये सुनकर तन्वी हैरानी से विजय को घूरते हुए बोली, क्या? तब विजय बोला, अरे बाबा सॉरी, अगर मैं सरपंच जी से ये नहीं बोलता कि हम पति पत्नी हैं, तो पता है सरपंच जी हमें और तुम्हें अलग अलग कमरों में ठहरा देते और ऐसे में हम दोनों आपस में अपनी योजना संबंधित कोई भी बात नहीं कर पाते और लोगों को हम पर शक होने का खतरा भी रहता। और ये गांव है, तुम तो जानती ही हो कि गांव में बिना शादी के लड़के लड़की अगर एक साथ में घूमे तो लोग उन्हें कैसी नज़रों से देखते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गांव में रहने तक नहीं दिया जाता। इसीलिए मैंने सरपंच जी से ये झूठ बोला। ये सुनकर तन्वी बोली, हाँ ये तो तुमने ठीक किया, बिल्कुल सही किया विजय। फिर दोनों ने अपना सामान कमरे में जमाया। तब विजय बोला, तन्वी तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तब तन्वी बोली, नहीं विजय, तुम बेड पर सो जाओ। तब विजय बोला, मैंने बोल दिया ना कि तुम बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊंगा। ये सुनकर तन्वी ने ना कोई सवाल जवाब किया और चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर उन लोगों ने आराम किया, फिर दोनों एक साथ गांव घूमने के लिए निकल गई। तन्वी अपने गांव की गलियों में घूमते घूमते अपने अतीत में खो चुकी थी। अपने अतीत में खोती हुई तन्वी विजय को कभी खुश होकर ये बताती कि कैसे वो यहाँ अपने उम्र के बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेलती थी, तो कभी दुखी होकर किसी घटना के बारे में बताती। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी तन्वी अपने घर के सामने पहुँच गई। अपने घर के सामने पहुँचते ही तन्वी का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा। तभी उसे अपनी माँ नजर आई। अपनी माँ को देखकर तन्वी के दिल में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। उसका दिल किया कि वो जाकर अपनी माँ को गले लगा ले और कभी अपने आप से अलग ना होने दे, लेकिन उसने अपने आप पर काबू किया। वो एकटक अपनी माँ को देखे जा रही थी, जो समय से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। वो एक 8 साल के और 6 साल के बच्चों के साथ बैठी हुई बतिया रही थी। तन्वी समझ गई कि वो बच्चे उसके भाई नवीन और भाभी पायल के हैं। तन्वी एकटक उन्हें देख रही थी। तभी विजय ने तन्वी के कंधे पर हाथ रखा और विजय बोला, तन्वी। तब तन्वी बोली, विजय देखो मेरी माँ। तब विजय बोला, मैं जानता हूँ तन्वी, इस वक्त तुम्हारे पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। ये सुनकर तन्वी विजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं विजय, मैं अपनी भावनाओं में नहीं बहूंगी। ये मेरा अतीत था, आज किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं अपने आप पर काबू रखूंगी। चलो विजय यहाँ से। ये कहकर दोनों वापस अपने कमरे पर आ गई। शाम हो चुकी थी। सरपंच जी का नौकर तन्वी और विजय को खाना खाने के लिए बुलाने आया। दोनों खाना खाने पहुंच चुके थे तो सरपंच जी बोले कि तुम लोगों को कमरा पसंद आया या नहीं। ये सुनकर विजय बोला, बहुत अच्छा है, आपका बहुत आभार जो आपने हम लोगों को रहने के लिए आसरा दिया। ये सुनकर सरपंच जी बोले, अरे हमारे यहाँ तो अतिथि देवता होवे है देवता, और जब तक आप यहाँ हो कोई परेशानी ना होवेगी। चलो अब भोजन कर लो। ये कहकर वो उन दोनों को अपने साथ भोजन कक्ष में ले गए। सभी ने एक साथ भोजन किया। फिर तन्वी और विजय अपने कमरे में आ गए और दोपहर की ही तरह विजय नीचे फर्श पर चादर बिछाकर और तन्वी अपने बेड पर सो गई। थके होने की वजह से थोड़ी ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन भानु प्रताप सिंह ने तन्वी और विजय को एक स्कूल का पुराना भवन ये कहते हुए दे दिया कि यहाँ जगह कम थी, इसीलिए स्कूल का सरकारी भवन दूसरी जगह बन गया है। अब ये भवन बिल्कुल खाली है, आप यहाँ पर गांव के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं।
तन्वी जैसे ही उस भवन में पहुंची, उसकी कुछ पिछली पुरानी स्कूल की यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई। सरपंच जी ने पूरे गांव में लोगों को शिक्षित करने की खबर भिजवा दी, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो तन्वी और विजय का मजाक बनाने लगे। कहने लगे, अरे देखो ये आए हैं बड़े बुढ़ापे में लोगों को पढ़ाने वास्ते, शहरी लोगों के चोचले हैं, भला भैंस के आगे बीन बजाने से का होवे है, गांव के लोगों के वास्ते तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये कहकर वो लोग हंसने लगे, लेकिन तन्वी अपने गांव के लोगों से भली भांति परिचित थी, इसीलिए उसने किसी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तन्वी और विजय ने स्कूल में लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सबसे पहले शुरुआत सरपंच जी की पत्नी केतकी ने की। साथ में ही फरीद काका और शारदा काकी अपनी बेटी भारती के साथ वहां पढ़ने आ गई। शारदा काकी तन्वी को अच्छे से पहचानती थी कि वो पुलिस अफसर है, लेकिन तन्वी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। 1-2 दिन तक तो तन्वी और विजय, फरीद काका, शारदा काकी, सरपंच जी की बीवी केतकी और भारती को ही पढ़ाते रहे। धीरे धीरे गांव की कुछ औरतें इकट्ठा होने लगी। केतकी और विजय उन लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ उनकी पारिवारिक समस्याओं पर भी चर्चा करते थे। तन्वी जानती थी कि गांव की औरतें केवल अपने घर के काम तक ही सीमित हैं, इसीलिए तन्वी और विजय ने अपनी योजना अनुसार गांव की औरतों को लघु कुटीर उद्योगों के बारे में बताया। गांव की औरतें ये सुनकर खुश हुई कि उन्हें घर के काम के साथ साथ अपने ही घर में अन्य रोजगार भी मिलेगा, जिससे उन्हें पैसा भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। विजय और तन्वी ने सरपंच जी की मदद से गांव में कुटीर लघु उद्योग खोलने के बारे में सोचा। एक दिन तन्वी की माँ भी वहां आ गई। अपनी माँ को देखकर तन्वी का दिल भर आया। उसने जाकर अपनी माँ के पैर छू लिए। तब ये देखकर उसकी माँ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब तन्वी बोली, आप मेरी माँ जैसी लगती हो, इसीलिए मैं अपने आप को रोक ना सकी। ये सुनकर तन्वी की माँ ने तन्वी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा थारी माँ ना है के? तन्वी कुछ कहती उससे पहले ही विजय आकर बोला, काकी जी कीर्ति की माँ है, लेकिन बचपन में ही किसी कारणवश कीर्ति से बिछड़ गई थी। ये सुनना था कि तन्वी की माँ का भी दिल भर आया। उसे तन्वी की याद आ गई। वो सोचने लगी कि पता नहीं अब उसकी बेटी तन्वी कहाँ होगी। उसे नहीं पता था कि उसकी तन्वी उसकी आंखों के सामने ही है। वो बोली, मारे को पता है बेटी कि जब माँ बेटी बिछड़े हैं तो दोनों का कितना दुख होवे है, लेकिन भगवान के आगे किसी की ना चाले है, वो जो करे हैं अच्छा करे है। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। तब तन्वी बात संभालते हुए बोली, अरे आइए आइए, आपका भी हमारे स्कूल में स्वागत है। तन्वी की माँ को आए कुछ ही समय हुआ था कि पीछे से तन्वी के बाबू साहब सुभाष गुस्से में लाठी लिए हुए दौड़ते हुए आए और तन्वी की माँ के सामने आकर बोले, थारे को घर में काम ना है के जो यहाँ आ गई पंचायत करने के लिए? अरे इन शहरी लोगों ने तो दिमाग खराब कर रखा है, चल यहाँ से, नहीं तो 2 लठ पड़ेंगे। तन्वी ने जैसे ही अपने बाबू साह को देखा तो उसका खून खोल उठा, क्योंकि उसके बाबू साह ही उसके सबसे बड़े दुश्मन थे, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। ये सोचकर तन्वी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अपने पति सुभाष की गुस्से में बात सुनकर तन्वी की माँ डरते हुए खड़ी हो गई और बोली, अजी। इससे पहले कि तन्वी की माँ कुछ बोलती, उससे पहले ही तन्वी के बाबू साह ने जैसे ही उसके गाल पर तमाचा देने के लिए हाथ उठाया, तन्वी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ एक तरफ झटकते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? अगर इतनी ही ताकत है तो ये ताकत अपने परिवार के पालन पोषण में लगाइए। औरत को मार पीट कर अपनी ताकत को साबित मत कीजिए। एक मर्द की पहचान अपने परिवार की खुशी में होती है, ना कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर अपनी नीचता साबित करने में। ये सुनकर सुभाष गुस्से में बोला, ए छोरी, मारा दिमाग ना सटका, ये मारी बींदनी है और मारा पूरा हक है मैं जैसे चाहूँ इसके साथ बर्ताव करूँ। तभी सरपंच जी वहाँ आ गए और गुस्से में बोले, सुभाष, ये पाठशाला है, थारा घर ना है जो थारी मर्जी चलेगी, और खबरदार जो इस गांव के मेहमानों को कुछ कहा तो, और थारी बींदनी यहाँ रोज पढ़ने वास्ते आवेगी, ये म्हारा हुक्म है, और अगर तूने म्हारे हुक्म के खिलाफ जाने की सोची तो थारे को पता है क्या होगा।
फिर पंचायत से तू निपट लेना। ये सुनकर सुभाष गुस्से में तिलमिलाते हुए वापस चला गया और सभी उसे जाते हुए देखते रहे। तब तन्वी अपनी माँ से बोली, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ रोज आना, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। ये सुनकर तन्वी की माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। तन्वी की माँ रोज अब पाठशाला पढ़ने के लिए आती। जब तन्वी और विजय के बारे में गांव के लोगों को पता चला कि वे लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ छोटे लघु उद्योग के बारे में भी बताते हैं, तब गांव के लोगों की रुचि उनकी तरफ बढ़ी और गांव के लोग अधिक से अधिक संख्या में पाठशाला सीखने के लिए आने लगे। ये देखकर तन्वी को बहुत खुशी हुई। उधर तन्वी रोज अपनी दीदी से फोन पर बातें करके उन्हें सारी बात बताया करती थी। पूनम को भी ये सुनकर खुशी हुई कि गांव के लोग अब अधिक से अधिक रुचि ले रहे हैं, लेकिन उसे तन्वी के बारे में सोचकर घबराहट हो रही थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे। एक दिन भानु प्रताप की बेटी और शारदा काकी के बेटे की पत्नी राखी भी पाठशाला में आई। राखी कुछ पढ़ी लिखी थी। राखी को देखकर तन्वी को मन ही मन बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो यहाँ सब कुछ तन्वी ने किया था वो सिर्फ राखी को बुलाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए ही तो किया था। राखी को देखकर तन्वी मन ही मन खुश हो रही थी। धीरे धीरे तन्वी ने राखी से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। कभी उसकी बुद्धि की तारीफ करती तो कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करती। राखी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती। धीरे धीरे तन्वी ने महसूस किया कि राखी दिल की बहुत अच्छी है, वो दिल की बुरी नहीं है। शायद उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से वो अंदर से पूरी तरह टूट गई है और लोग उसे उसका घमंड समझते हैं। तन्वी धीरे धीरे राखी की अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन बातों ही बातों में तन्वी को पता चला कि राखी को शहर में रहना बहुत पसंद है। अब तो तन्वी ज़्यादा से ज़्यादा राखी के सामने शहर की बातें करती, वहाँ की बातें बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। उसने राखी को विश्वास दिलाया कि उसके लिए वो शहर में रहने का इंतज़ाम कर देगी और उसे सजने संवरने का शौक है ना, तो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके उसका खुद का ब्यूटी पार्लर खोल लेगी और अच्छी जिंदगी जिएगी। ये सुनकर राखी बहुत खुश हो गई। अब तो राखी अपनी हर छोटी मोटी बातें तन्वी को बताया करती, यहाँ तक कि वो सरपंच जी के घर भी तन्वी से मिलने पहुँच जाया करती थी। एक दिन राखी तन्वी से मिलने के लिए सरपंच जी के घर पहुँच गई। तन्वी से बातें करते हुए तन्वी ने मौका देखकर राखी से कहा, राखी, तेरे बताए अनुसार और लोगों के अनुसार तो मैंने सुना है कि तू बहुत ही अमीर बाप की बेटी है। अरे माता पिता तो अपनी संतान के लिए क्या नहीं करते, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि जब तेरा पिता इतना पैसे वाला है तो उन्होंने तुम्हारी शादी ऐसे साधारण और गरीब घर में क्यों की। अगर वो चाहता तो तुम्हारी खुशी के लिए शहर में किसी पैसे वाले घर में तुम्हारी शादी कर सकता था, जिससे तुम शहर में ऐसो आराम की जिंदगी जी सकती थी। यहाँ गांव में तुम्हें तिल तिल मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। ये कहकर तन्वी राखी की तरफ देखते हुए उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। ये सुनकर राखी उदास हो गई। तब तन्वी बोली, देखो राखी, माँ बाप तो क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए। अब देख लो, मेरी ही एक दोस्त है, शहर में उसके पिता की साधारण कपड़ों की दुकान थी। मेरी दोस्त को विदेश में रहना पसंद था, तो उसके पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपनी दुकान भी गिरवी रख कर उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ दिया जो विदेश में रहता था। अब वो अपने पति के साथ विदेश में रहती है, तो तुम्हारे पिता भी तो तुम्हारी खुशी के लिए शहर में कोई अच्छा घर और बार देखकर तुम्हारी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शादी यहाँ एक बहुत ही साधारण परिवार में कर दी, जबकि तुम उसकी इकलौती बेटी हो। ऐसा क्यों? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सुनना था कि राखी की आंखों में आंसू आ गए। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 13 में, जहां राखी के मुंह से हम सुनेंगे उसके पिता की असली सच्चाई। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।